दोस्तों नमस्कार। अमेरिका मुक्ति दिवस मनाने को तैयार है। तो क्या अमेरिका का मुक्ति दिवस भारत के आर्थिक गुलामी की शुरुआत होगी? क्योंकि 2 अप्रैल को अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जितना टैरिफ उन सामानों पर आप लगाते हैं जो अमेरिका से आता है, तो फिर उतना ही टैरिफ भारत के सामानों पर लगाया जाएगा जो अमेरिका पहुंचता है। और उसका नाम दिया गया है लिबरेशन डे। अमेरिका का यह लिबरेशन डे पूरी दुनिया में हाहाकार मचाएगा या भारत की इकोनॉमी उसको संभाल पाने की स्थिति में कुछ नए सवाल भारत के सामने 2 अप्रैल से खड़े हो जाएंगे। पहला सवाल भारत की बैंकिंग व्यवस्था का है, दूसरा सवाल भारत की जीडीपी का है, तीसरा सवाल भारत के शेयर बाजार का है, चौथा सवाल भारत के एक्सपोर्ट करने वाली ताकत का है और पांचवा सवाल भारत के भीतर जो भी माल दुनिया के बाजार से आता है उसमें सबसे ज्यादा माल अगर चीन से आता है तो क्या पहली बार भारत चीन के सामने भी नतमस्तक होगा अगर उसको अपनी इकोनॉमी बचानी है, या फिर अमेरिकी शर्तों पर अमेरिका के साथ खड़े होकर अपनी अर्थव्यवस्था का ताना बाना भारत बुनेगा? इन सवालों के बीच भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल आजकल जहां जा रहे हैं सबको बता रहे हैं कि अब एक्सपोर्ट की तैयारी कीजिए, चाहे आप गुड़ बनाते हो चाहे आप घी बनाते हो। इसका जिक्र वो अहमदाबाद में करते हैं जहां पर वेजापुर स्टार्टअप का फंक्शन हो रहा है। वो सीआईआई की बैठक में जाते हैं तो वहां भी जिक्र करते हैं कि नए नए देशों के साथ एक्सपोर्ट की तैयारी होनी चाहिए। एमएसएमई के फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर भी एमएसएमई को एक टारगेट देते हैं और बतलाते हैं कि आपको एक्सपोर्ट करना होगा। और इन सब के बीच भारत के तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करते हैं उनको सुझाव यही दिया जा रहा है, अब अमेरिका से कच्चा माल आपको मंगाना होगा, यानी जो कच्चा माल चीन से आता था उसको आपको शिफ्ट करना होगा, अमेरिका की दिशा में जाना होगा। और भारत की बैंकिंग व्यवस्था के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत में इस दौर में लिक्विडिटी जो बैंकों की है वह सबसे कम है, यानी उसको लेकर भी एक संकट है। और दुनिया के बाजार में भारत के बैंकों की किताब लाल स्याही से रंगी हुई है, क्योंकि एनपीए जो माफ किया गया वो तकरीबन 16.5 लाख करोड़ का है। तो बैंकों की कार्यप्रणाली, उस पर पड़ने वाला सरकारी बोझ और सरकार के तमाम योजनाओं को ऐलान करने में लगी हुई बैंक, अब उसमें सुधार कैसे लाया जाए और उसको सुधार में लाने के लिए भी अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था क्या भारत की बैंकिंग व्यवस्था को चलाने की दिशा में बढ़ जाएगी, यानी आरबीआई के नए नियम कायदे कानून वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तर्ज पर चलेंगे? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इस दौर में बड़ा काम भारत के लिए किया है, यह बताते हुए कहा कि देखिए जीडीपी की रफ्तार भारत की सबसे ज्यादा है। उसने यह भी बताया कि भारत का जो पूरा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम है उसमें मौजूदा वक्त की भारत की अर्थनीति की खासी विशेषता है। और उसके साथ जिक्र यह भी कर दिया कि दरअसल भारत की जीडीपी के बराबर जिस दिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का लोन एक बराबर में खड़ा हो जाएगा उस दिन भारत की इकोनॉमी को कौन कैसे संभालेगा, शायद यह अपने आप में एक सवाल होगा। यानी रेड कारपेट बिछाते हुए, लाल घंटी भी बजाते हुए एक अलार्मिंग सिचुएशन की दिशा में भारत की इकोनॉमी का जिक्र भी करना, और यह संकेत इस बात के हैं कि हम ही आपको संभाल सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात तो उस क्रूड ऑयल की है जिस क्रूड ऑयल के आश्रय अभी तक भारत खास तौर से अरब देश या कहें मिडिल ईस्ट और रशिया पर टिका हुआ था, वह पूरे तरीके से 2 अप्रैल के बाद शिफ्ट हो जाएगा, जो अमेरिका के हिस्से में चला जाएगा। यानी अमेरिका ने जो भी समझौते इस दौर में किए वो तमाम समझौते भारत के साथ टैरिफ और टैरिफ के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों के हैं जहां से भारत में अमेरिका ज्यादा से ज्यादा माल भेजना चाहता है और भारत के व्यापारियों को तैयार कर रहे हैं इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। But next year, given this pace,
I think we can look at a overall services export. Tourism is also coming back in a big way. So I think we should aspire for a $450 billion services export. IT will have to be at the forefront of this growth. So you will really have to push for 15, 17, 18% growth, which is not impossible. दरअसल पीयूष गोयल जब से अमेरिका से लौटे हैं उसके बाद से एक बात उनको समझ में आ चुकी है कि अमेरिका के साथ खड़े होना है तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और अमेरिका के एक्सपोर्ट को यानी उसके द्वारा जो माल भारत भेजा जा रहा है वो इतनी बड़ी तादाद में भारत को अगर उसको आयात करना है यानी अपने देश में लेकर आना है तो फिर यहां पर एक्सपोर्ट की दिशा में बढ़ना होगा। शायद इसके लिए एक बड़ा कदम प्याज को लेकर जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी कल रात से उसको हटा ली गई। ये जानते समझते हुए कि आने वाले वक्त में जो प्याज पर टैरिफ दुनिया के बाजार में लगेगी, जो भारत एक्सपोर्ट प्याज करता है, कम से कम वो टैरिफ अगर बढ़ेगा तो यहां पर अपने खाते को कम कर दिया जाए। लेकिन मसला इतना आसान भारत के लिए है नहीं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान उस कॉरपोरेट सेक्टर का है जो कॉरपोरेट सेक्टर का पूरा ताना बाना शेयर बाजार के हिसाब से चलता है और शेयर बाजार का ताना बाना एफआईआईज के जरिए चलता है और एफआईआईज का ताना बाना भारत के बड़े कॉरपोरेट के साथ आपस में रिश्तों को बनाते हुए नेटवर्थ को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा कमाने पर टिका है। लेकिन जब से पीयूष गोयल तो लौट आए, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं और जान चुके हैं कि अमेरिका तो 2 अप्रैल को लिबरेशन डे मनाने को तैयार है। तो हमें क्या करना होगा और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करना चाहिए, इस दिशा को लेकर भारत के भीतर की बड़ी हलचल अब यह बता रही है कि इसी भी हालत में जो प्रचार प्रसार के तत्व हैं उनको दोबारा से एग्रेसिव कर दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। और शायद इसीलिए बीते दिनों आपने देखा होगा कि बकायदा बीजेपी आईटी सेल ने जारी किया कि 10 बरस में भारत की इकोनॉमी कैसे दुगनी हो गई, 2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई। इस दौर में कोई जिक्र बेरोजगारी का नहीं, कोई जिक्र महंगाई का नहीं, कोई जिक्र असमानता का नहीं, कोई जिक्र इकोनॉमिक रिफॉर्म का नहीं, कोई जिक्र इकोनॉमी का जनता से जुड़ाव का नहीं, कोई जिक्र इस दौर में जो कि पेंशन तक का पैसा बैंकों में जमा होता है और बैंकों के जरिए जो पैसा बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो लगभग 68% है जो कर्ज लेते हैं और नहीं लौटाते हैं, उसमें से 62% उसको लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये कहने से अब चूक नहीं रही है कि दरअसल हमने माफ नहीं किया है, हमने बैंकों को खुला रखा है कि आप वसूलिए, लेकिन किताब को ठीक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में स्थितियां बैंक पर बड़ा ज्यादा प्रभाव डालने वाली है। तो 2 क्षेत्र खास तौर से, एक शेयर बाजार और दूसरा बैंक, इन दोनों पर असर जो 2 अप्रैल के बाद से पड़ेगा, शायद वो मैसेज भारत की उस इकोनॉमी का होगा जो इकोनॉमी 91 से यानी पीवी नरसिम्हा राव के बाद से जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म के रास्ते चल पड़ी, वह पूरी फिलॉसफी अगर अमेरिका चेंज करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ चुका है तो उसमें भारत की क्या बिसात होगी। और भारत की सत्ता अगर मौजूदा वक्त में भारत की इकोनॉमी के आश्रय खुद को बनाए और टिकाए रखना चाहती है तो एक बात तो वो जान चुकी है कि इस देश में रोजगार पैदा करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना, एमएसएमई को पटरी पर लेकर आना, शायद ये सब होगा नहीं। और इन सब के बीच एग्रीकल्चर को लेकर भी मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि अमेरिका की एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी भारत में अपने माल को भेजने के लिए तैयार खड़ी है। यानी जो बीते 91 के बाद से, यानी सोचिए 36 साल हो गए, 36 साल के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद नए चैलेंजेस आ रहे हैं सामने। और शायद इसीलिए इस नए चैलेंजेस को लेकर एक बार फिर भारत की इकोनॉमी किस रास्ते जाएगी और अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो रास्ते टटोले जा रहे हैं, हम उस पन्ने को खोलें उससे पहले हमें लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा 2 अप्रैल लिबरेशन डे है, सुन लीजिए। Remember this on the tariffs too, because that's going to be, Liberation Day, April 2nd.
it's reciprocal. If they charge us, we charge them. So somebody say, well, how much are the tariffs? Very fair. If India, as an example, has been very bad to us on tariffs, they charge 100%, 200%. तो अमेरिका का लिबरेशन डे भारत के लिए वाकई किस दिन में तब्दील होगा, शायद हर किसी को इंतजार है। इंतजार शेयर बाजार को है, इंतजार बैंकिंग प्रणाली को है। और इन सब के बीच भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो ख्वाब संजोए गए, जो पॉलिसी बनाई गई और उन पॉलिसी के तहत यह मानकर चला गया कि स्थिति पटरी पर आ जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना पैसा झोंका जाना चाहिए था उसका सिर्फ 8% पैसा ही दिया गया। 23 बिलियन का एक कार्यक्रम बनाया गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और इस 23 बिलियन के तहत 14 पायलट सेक्टर लिए गए थे। उसमें मोबाइल भी था, फर्मा भी था, और चीन के हिस्से से जो कंपनियां निकल कर आ रही थी उनके लिए भारत के भीतर एक रास्ता बनाना भी था। लेकिन सब कुछ ढा का ढा रह गया, क्योंकि 750 कंपनियों को लेकर जो उम्मीद और आस भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते हुए $23 बिलियन का जो पूरा कार्यक्रम था, बीते दिनों सरकार ने उसको अपने हिस्से से वापस ले लिया। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर सरकार जानती है लगातार कम हो रहा है। पहले 15.4% जीडीपी में था, वो घटकर 14.3% आ गया है। और इस 2 अप्रैल के बाद, यानी लिबरेशन डे के बाद जो अमेरिका का है, उसके बाद एक एनालिसिस सामने आ रही है कि जो कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग शेयर कहीं 12% पे ना जाए, यानी एक दौर में सबसे कम तो है ही, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें भारत के भीतर बेरोजगारी और ज्यादा विकट रूप में सामने आ जाएगी। अब इन सब के बीच अगला सवाल यह भी है, क्या इसी वजह से भारत में फ्रॉड, करप्शन, इन चीजों में बढ़ोतरी हुई है? अगर बैंकिंग एस्पेक्ट में डिजिटल फॉरम में देखें तो शायद बीते 10 महीनों में पुराने सारे डिजिटल फ्रॉड के रिकॉर्ड टूट गए। यह स्थिति आ गई कि लगभग 24 लाख घटनाएं हुई और 4,245 करोड़ का चूना सीधे तौर पर लग गया, जो कि पिछले बरस या उससे पिछले बरस या उससे पिछले बरस की तुलना में लगभग 30 से 60% तक की बढ़ोतरी खुले तौर पर यह दिखला रहा है। पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा? क्योंकि बैंकों का जो अपना कर्ज है वह भी लगभग 11.1% ऊपर चला गया है, यानी तकरीबन 225 लाख करोड़ जो बैंकों का कर्ज है वो वहां तक पहुंच चुका है। क्योंकि बैंकों में जमा राशि भी हालांकि कह रही है सरकार 10.2% बढ़ी है, लेकिन कर्ज बढ़ गया 11.1%, तो फिर नेगेटिव स्थिति रही। क्योंकि सरकार कहती है 181 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुए, सरकार कहती है बैंकों का कर्ज 225 लाख करोड़ पार कर गया। और यह सारा डाटा जो है 7 मार्च तक का है, यानी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि ये पुराने के डाटा हैं और पुरानी किताब हम खोल रहे हैं। शायद इसीलिए नए देश, नए रास्ते, नई परिस्थितियों के लिए इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट की दिशा में कैसे बढ़ जाएं, अब यह चैलेंज सरकार के सामने है। इसीलिए हमने शुरू में आपसे कहा कि जब से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका से लौटे हैं, देश के हर हिस्से में हर दिन वो जाते हैं और भाषण देते हैं और बताते हैं कि आपको एक्सपोर्ट की दिशा में कैसे बढ़ना है। पिछले दिनों CII की बैठक थी, उसमें वो बताने लगे कि लैटिन अमेरिकन देशों के साथ भी कैसे हमें एक्सपोर्ट की दिशा में बढ़ना होगा। It's time we started looking at a new phase of development of our relationship where we take transformational steps forward so that we can build a future of thriving trade, expanding investments and collaborations. All of this rooted in trust. I think we have a historic opportunity to redefine the engagement between the Latin American and Caribbean countries and India. अब मुश्किल तो यह है कि सरकार की रिपोर्ट ही यह मानती है कि मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो हो,
स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम हो, आईटी सेक्टर को लेकर जो उपलब्धियां थी, तमाम जगहों पर बड़ी नेगेटिव स्थिति इस दौर में बन रही है। और नेगेटिव स्थिति का मतलब बहुत साफ है कि जो ग्रोथ रेट थी वह ऊपर जा नहीं पा रही है। और यहां पर भारत की अंदरूनी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के पास कोई कार्यक्रम बचा नहीं है, सिवाय इसके कि लाभार्थियों की तादाद अलग अलग क्षेत्रों में कैसे डेवलप की जाए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कैसे बढ़ाया जाए, जो भी वेलफेयर योजना है उसका पॉलिटिकल लाभ कैसे लिया जा सके, और इन सब के बीच बैंकों पर नए बोझ कैसे डाले जा सके। शायद इसीलिए बैंकों के भीतर जो हर बैंक में बोर्ड है और आरबीआई का जो बोर्ड है उसमें तमाम नियुक्तियां पॉलिटिकल वे में की गई। और शायद यह सबसे बड़ी वजह यह हो गई कि किसी ने भी पॉलिटिकल नियुक्ति के बाद इस बात को कहा ही नहीं कि जिस दिन इस देश के ट्रेड वार के भीतर भारत फंस गया तो उसके बाद भारत की डूबती इकोनॉमी को संभाल पाना इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भारत की पूरी इकोनॉमी उस मैनिपुलेशन पे जुड़ी हुई है जो शेयर बाजार के हिसाब से कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाती है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के जरिए जो लोन भारत के बड़े कॉरपोरेट ले रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह उसके हक में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में कॉरपोरेट वाले मित्रों को जोड़ना है। तो जो भी देश भारत को एक बाजार के तौर पर देख रहा था उसके सामने इस वक्त दो बड़े संकट इसलिए हैं क्योंकि भारत ने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 750 कंपनियों को लेकर 14 पायलट सेक्टर्स चुने और उसमें $23 बिलियन वो पूरा प्रोग्राम वापस ले लिया। तो उनके सामने एक सवाल है। दूसरा सवाल, डॉलर के मुकाबले रुपया का लगातार कमजोर होना। और अब जब क्रूड ऑयल से लेकर एनर्जी के हर क्षेत्र में अमेरिका अपने सामान को भारत बेचेगा और भारत को वो खरीदना पड़ेगा और भारत के साथ तमाम टैरिफ के मूल्यों के आधार पर जो डॉलर का आदान प्रदान होगा वह बीते दिनों भारतीय खजाने से जो सबसे ज्यादा डॉलर बाजार में बेचकर अपने रुपए को बचाने की प्रक्रिया में अपनी इकोनॉमी को बेहतरीन बताने की दिशा में जो काम होते रहा, अब वो कैसे होगा ये एक सवाल है। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के साथ, खास तौर से ब्रिक्स देश के साथ हो या रशिया का जिक्र अलग से आप कर लीजिए, उसके मद्देनजर डॉलर को लेकर उतनी उहापोह की स्थिति नहीं थी। लेकिन अब तो उस पर ब्रेक लग गई। चाइना के साथ भी जो पूरा मॉडल काम कर रहा था उसमें भारत ये चाहता था कि दरअसल आर्थिक संबंध इस लिहाज से हो कि भारत का भी कच्चा माल चीन तक के लिए खुल जाए। लेकिन भारत के कच्चे माल पर पहला कब्जा अमेरिका का होगा, जिसके संकेत अमेरिका ने खुले तौर पर दिए। और भारत के व्यापारियों को इस दौर में जो कॉमर्स मिनिस्टर लगातार बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भारत के भीतर का जो मिनरल्स है उसको अमेरिका चाहता है और अमेरिका उसके जरिए जिन भी प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगा वो प्रोडक्ट्स हमारे बाजार में बिकेंगे। यानी जो लागत है उस लागत को भारत के भीतर उस प्रोडक्ट को बनाने की दिशा में ना बढ़ा जाए बल्कि बाहर से मंगा लिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे कोयले के क्षेत्र में भारत दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया यहां से कोयला मंगा लेता है, जबकि भारत में कोयले का खजाना है लेकिन उसकी लागत मूल्य बाहर से मंगाए जा रहे कोयले की तुलना में ज्यादा होती है। माने स्थिति यह भी हो गई कि गोड्डा में बनने वाला जो पावर सेक्टर था, जो जब तक बांग्लादेश को सप्लाई हो रहा था, वह झारखंड या छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं आ रहा था, वह ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से आ रहा था। यह स्थिति कमोवेश हर क्षेत्र में होगी तो क्या अमेरिकी लिबरेशन डे भारत के लिए इकोनॉमिक गुलामी का प्रतीक होगा? क्योंकि इसके अलावे कोई रास्ता अपने देश को कैसे खड़ा किया जा सके या देश के भीतर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, मेक इन इंडिया को लेकर कैसे लोगों से जुड़ा जाए, डिजिटल इंडिया के भीतर फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, इन सवालों ने भारत की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालने वाले सलाहकारों की भी नींद उड़ा रखी है कि 2 अप्रैल के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल उस शेयर बाजार की तरफ जाता ही है जिस शेयर बाजार के आसरे अभी तक यही कयास लगाए जाते रहे कि दरअसल ट्रंप आए हैं, दुनिया में ट्रेड वार अमेरिका और चीन के बीच शुरू है, डॉलर की कीमत बढ़ी है
और रुपया कमजोर हुआ है तो पैसा एफआईआईज इसलिए निकाल रहे हैं कि उनकी कुछ कमाई हो जाए। जी नहीं, वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर बाजार के आधार पर भारत की इकोनॉमी को डेवलप करता और लोगों को जोड़ पाता, उसमें सबसे बड़ा अंतर इस दौर में यह आ गया कि जो लोग पैसा लगा रहे थे वो पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, यह आम लोग सोचते थे। और इसी के तहत इस देश के पीएसयू सोचने लगे, एक बड़ी कंपनी डूबे तो दूसरे को बचाइए। कभी एसबीआई ने अपने पैसे डुबाए, कभी एलआईसी ने डुबाए। और इन सब के साथ वो कॉरपोरेट मित्रों की पूरी जो कतार है, जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, जो ऐलान बजट में किया गया उसके मुताबिक, लेकिन काम क्या हो रहा है और पैसा भारत के खजाने में कॉरपोरेट के जरिए कितना आ रहा है, इसका आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में, और पिछले साल का मतलब कमोवेश 2014 के बाद 2019 तक और 2019 से 2024 तक और 2025 साल, इन 3 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो जो 100 रुपए में से 52 रुपया 2014 से 19 तक आता था कॉरपोरेट का सरकार के खजाने में, वह 52 रुपए से घटकर 32 रुपए हो गया 2019 से 2024। और 2025 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 का वो 32 रुपए से घटकर 22 रुपए पर आ गया। स्थितियां नाजुक हैं, इकोनॉमी डावाडोल है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है 2 अप्रैल के बाद कौन सी परिस्थिति होगी, कैसी परिस्थिति होगी, हाहाकार मचेगी तो फिर अमेरिकी लिबरेशन डे के साथ हम कैसे खड़े हो पाएंगे। यह सवाल नहीं है, यह मौजूदा वक्त की इकोनॉमी का वो हिस्सा है जिसका असर आपको दिखाई तो देगा 2025 के भीतर ही, लेकिन साल खत्म होते होते दीपावली तक आते आते स्थितियां और साफ होंगी, क्योंकि 6 महीने जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीते होंगे तब इस देश की असल तस्वीर सामने होगी। उसके बाद का रास्ता सिवाय इसके कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के बाजार को दिखाकर अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक संबंध बनाते रहे, उसमें अगर सेंध लग गई और भारत बाजार में इसलिए तब्दील नहीं होगा क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा और कॉरपोरेट किसी प्रोडक्ट को बनाकर एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं होगा, तो फिर कॉमर्स मिनिस्टर जो घूम रहे हैं और गुड़ घी से लेकर एमएसएमई और आईटी सेक्टर तक को बता रहे हैं आप एक्सपोर्ट तो कीजिए, हम पीछे खड़े हैं, तो पीछे कौन खड़ा है और आगे कौन खड़ा है, कुछ इंतजार कीजिए। बहुत कम दिन बचे हैं 2 अप्रैल यानी अमेरिकी लिबरेशन डे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।